गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। सुल्तानपुर जिले के 8 साल के नौनिहाल बच्चा अनमय सिंह MSA नामक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो करोड़ों में एक को होती है और इसका इलाज करोड़ों रुपए के खर्चे से होता है। अनमय के उपचार के लिए तत्काल एक इंजेक्शन की ज़रूरत है जो अमेरिका से आना है और इसकी कीमत 16 करोड़ है। मासूम अनमय की मदद के लिए कुछ जागरूक नागरिकों ने जब हाथ आगे बढ़ाया तो सोशल मीडिया के जरिए ये मुहिम प्रदेश भर में फैल गई। धर्म और जात के बंधन से ऊपर उठकर हर वर्ग के लोग अनमय की मदद के लिए आगे आने लगे। इसी कड़ी में आजमगढ़ शहर के जामेतुर रशाद जामा मस्जिद ने हिंदू मुस्लिम एकता की नई मिसाल कायम कर दी, जहां आज शुक्रवार के मुबारक दिन जुमा की नमाज में हजारों नमाजियों ने अनमय की सेहत के लिए दुआ का हाथ उठाया तो वहीं नमाज बाद मदरसे के बच्चों ने जिम्मेदारों के साथ मिलकर अनमय के लिए मदद मांगी और अनमय की मदद के लिए सैकड़ों हाथ आगे बढ़ गए। नमाजियों ने अनमय के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया तो वहीं मदरसे के मासूम बच्चों ने भी अपनी जेब से 10-20 रुपये निकालकर इस मुहिम में सहयोग किया। अनमय बचाओ मुहिम का नेतृत्व कर रहे समाज सेवी विनीत सिंह ऋषि और तलहा रशादी ने कहा कि आजमगढ़ की धरती ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा को बढ़ावा दिया है और आज जिस तरह से मदरसे के छात्रों और मस्जिद में आए नमाजियों ने अनमय बचाओ मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सहयोग किया, दुआएं की, यह हमारी गंगा जमनी तहजीब की शानदार मिसाल है। इस एकता और सहयोग से हमें विश्वास है कि हम सब अनमय के इलाज में अवश्य कामयाब होंगे और उसकी जान महफूज रहेगी। आजमगढ़ जिले के रहने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता IP सिंह की शुक्रवार को कोर्ट में पेशी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि वर्ष 2000 में जिला पंचायत चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग और बवाल के मामले में IP सिंह को बलरामपुर की थाना देहात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस समय पूर्व बसपा विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू की पत्नी सविता सिंह जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ रही थी। भाजपा के पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्यदेव सिंह अपनी पत्नी स्वर्गीय सरोज रानी सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ाना चाहते थे। सविता सिंह को उनका मुख्य प्रतिद्वंदी माना जा रहा था। थाना देहात के गैजवहवा पोलिंग स्टेशन पर बूथ कैप्चर करने के आरोप में IP सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उस समय इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में MP MLA कोर्ट के कई बार समन भेजे जाने के बावजूद वह हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने IP सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी काफ़ी दिन तक वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। 15 दिन पहले न्यायालय ने उनके खिलाफ कुर्की की नोटिस जारी कर दी थी, जिस पर वह गुरुवार को अदालत में हाजिर हुए और अंतरिम जमानत मांगी। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के लिए उन्हें न्यायालय लाया गया था। बलरामपुर SP राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि सपा नेता की तबीयत कोर्ट में अचानक खराब हो गई। उन्हें क्या परेशानी है यह स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही पता चलेगा। जिला मेमोरियल चिकित्सालय के CMS डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि सपा नेता IP सिंह को अस्पताल लाया गया था। उन्हें हार्ट अटैक के लक्षण दिख रहे थे। विशेषज्ञ चिकित्सक के अभाव में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ के लारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने 120 पुड़िया हेरोइन के साथ मां बेटे को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुबारकपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक महिला व एक पुरुष मादक पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र के संपोर्टिंग ग्राउंड की तरफ जाने वाले मार्ग से मां और बेटे को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास मौजूद 120 पुड़िया हेरोइन व 5,640 रुपये नकद बरामद किया। पकड़े गए अभियुक्तों में फूलमती व संजय कुमार मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के बरहदपुर गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के अछैबर नगर पुलिया के समीप मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार पशु तस्करों के पास से पुलिस ने एक बाइक, असलहा व कारतूस बरामद किया। बता दें कि मेहनगर थाना अध्यक्ष बसंतलाल अछैबर नगर पुलिया के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 2 पशु तस्कर को आते देख पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो पुलिस टीम को देखकर पशु तस्कर फायर कर भागने लगे। हल्की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने
घेराबंदी कर 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए पशु तस्करों में सिराज ग्राम करौती थाना मेहनगर व नौशाद ग्राम गौरा थाना मेहनगर के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार पशु तस्करों के पास से एक बाइक, असलहा व कारतूस बरामद किया है। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने सराय मोहन अस्पताल के समीप से किशोरी के अपहरण की घटना में शामिल आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बरदा थाना क्षेत्र के गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी का बीते दिनों बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था। इस संबंध में अपहृत किशोरी के पिता ने 8 सितंबर को बरदा थाने में बीकापुर गांव निवासी रिंकू समेत 4 लोगों के खिलाफ अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी बीच बरदा थाना पर तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार राय ने मुखबिर की सूचना पर किशोरी अपहरण में शामिल एक आरोपी युवक को सराय मोहन अस्पताल के समीप से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी रिंकू बनवासी बरदा थाना क्षेत्र के बीकापुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने टड़वा गांव के पास से एक पशु चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की एक भैंस बरामद किया। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने महाराजगंज थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित महिला का आरोप था कि 12 सितंबर की रात लगभग 1 बजे महाराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव निवासी सुरेंद्र यादव उसके दरवाजे पर बंधी भैंस चुरा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित पशु चोर की तलाश कर रही थी। इसी बीच महाराजगंज थाना के उप निरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने मुखबिर की सूचना पर आरोपित पशु चोर को ग्राम टड़वा के समीप से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने चोरी की एक भैंस भी बरामद कर वादमी मुकदमा महिला को सुपुर्द कर दिया। पकड़ा गया पशु चोर सुरेंद्र यादव महाराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव का निवासी है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के बेंदोई गांव निवासी राजकुमारी देवी ने एक व्यक्ति पर आबादी की जमीन अवैध रूप से कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाया है। राजकुमारी देवी ने बताया कि आबादी की जमीन संबंधी मुकदमा न्यायालय में राजकुमारी बनाम श्री कृष्ण गिरी विचाराधीन है, जिसमें प्रतिवादी श्री कृष्ण गिरी अपनी जवाबदेही देकर मुकदमे को लड़ रहे हैं। इसके बावजूद स्थानीय पुलिस को अपनी साजिश में शामिल करके विवादित भूमि में अवैध ढंग से निर्माण कराने की फिराक में है और हम पर दबाव भी बनाया जा रहा है। पीड़ित ने कहा कि इस संबंध में शासन प्रशासन से संबंधित जिम्मेदारों से न्याय की गुहार लगाते हैं और आरोपी व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। मेरी समस्या यही है कि जो हमारे बाप दादा आजा पुरखों की जमीन है आबादी की, उस आबादी से सटा अपना घर और अपना खेत है। हम अपने खेत के सीधे की आबादी अपने मतलब घर बनाने के लिए घर बना रहे हैं, घर बनाने नहीं दे रहे हैं श्री कृष्णा गोस्वामी, और जबरदस्ती कह रहे हैं हमारी है, जबकि वहाँ हमारे आजा पुरखा पुराने अपने हौदी और भैंस वैंस बांधते थे और वो जबरदस्ती अपने सुधीर, उमेश, रमेश और श्री कृष्णा, अपनी संगीता, मंगीता और जो अन्य बेटियां हैं सबको लेकर और 2-4 और रिश्तेदार और बदमाश कुछ लेकर दबंगई के साथ जो है हम वहाँ अपनी नींव खन रहे हैं। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निजामाबाद थाने पर तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक रंजय कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति दत्तात्रेय धाम गेट के पास असलहा लेकर खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर वरिष्ठ उप निरीक्षक रंजय कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अंगद यादव निजामाबाद थाना क्षेत्र के पिपरी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 15 सितंबर को जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजगरा गांव निवासी ओम प्रकाश यादव ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री रेखा को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए उसकी हत्या कर दी है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच
जियनपुर कोतवाली पर तैनात अपराध निरीक्षक अवधेश कुमार अवस्थी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर एक अभियुक्ता चांदमुनि को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के मंदिर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण कर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के शासन प्रशासन के प्रस्ताव को लेकर पूरे क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में लोगों में आक्रोश है। इसी कड़ी में किसान एकता समिति के बैनर तले भारी संख्या में लोगों ने मधुबन बाजार से लेकर मंदिर हवाई पट्टी तक करीब 8 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाकर प्रशासन और शासन के प्रयासों का विरोध किया। लोगों का कहना था कि जो प्रस्ताव आया है उसकी जद में छोटे छोटे किसान, दुकानदार और भूमिहीन घर में रहने वाले लोग हैं। सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वह जब एडीएम प्रशासन को ज्ञापन देने पहुंचे थे तो उन्हें बताया गया था कि 70 से 80% किसान इसके पक्ष में हैं। इसी में प्रशासन को आईना दिखाने के लिए यह हुजूम आज इकट्ठा हुआ है। यह वास्तव में पीड़ित हैं और भारी बारिश के बावजूद भी मानव श्रृंखला बनाकर अपना संदेश दिए हैं। आंदोलन से जुड़े लालजीत क्रांतिकारी का कहना है कि उनसे कोई बात भी नहीं किया। हालांकि कुछ दिन पूर्व प्रशासन के लोग आए थे और खूंटा गाड़कर चले गए थे। जब पूछा गया तो बताया कि हवाई अड्डा बनना है। वहीं आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के बयान की लोग विरोध कर रहे हैं, जो वैक्सीन का विरोध करते हैं, पर लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई और सांसद से अपील की कि एक तरफा बयान न दें। वह सभी के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से सैकड़ों के परिवार उजड़ जाएंगे। इनको विस्थापित करना मुश्किल होगा, भले ही सरकार को या अन्य लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो जमीनी अधिग्रहण की जा रही हम लोगों की, उसको लेकर के आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ मौन धारण करके यहाँ पे आज जो अधिग्रहण किया जा रही है भूमि को, उसको लेकर के ये शासन प्रशासन औने पौने दाम में हम लोगों को जानना चाहती है। इसको लेकर के आज हम लोग मौन धारण किए हुए हैं। अगर शासन प्रशासन के लोग अगर ये अधिग्रहण नहीं बंद करते हैं, इस पे हम लोग बृहद आंदोलन करने के लिए भारत जहां चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, वहीं यूपी के आजमगढ़ जिले में भी चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति देखने को मिली। आजमगढ़ जिले के लाइफलाइन हॉस्पिटल के न्यूरो विभाग में एक विदेशी युवक के ऐसे जटिल बीमारी का सफल ऑपरेशन हुआ जो देश के बड़े महानगरों में कई नामी गिरामी अस्पतालों में काफी महंगा होने के नाते नहीं हो सका। इस विदेशी युवक का ऑपरेशन महानगरों की तुलना में काफी कम खर्चे पर संभव हुआ। इस बड़ी उपलब्धि के बाद दुनिया के नक्शे में यूपी के आजमगढ़ के लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के प्रख्यात न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह और उनकी टीम का नाम और काबिलियत दोनों दर्ज हुई। डॉक्टर अनूप कुमार सिंह और उनकी टीम को इस जटिल ऑपरेशन को करने में कुल 14 घंटे का समय लगा और ऑपरेशन के 6 दिन बाद ही युवक को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। युवक अपने को पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा है और सामान्य लोगों की तरह बातचीत भी कर रहा है। इस सफल ऑपरेशन से जहां अस्पताल की टीम अपनी इस उपलब्धि पर गौरवान्वित है, वहीं युवक के परिजन काफी खुश हैं और अस्पताल टीम को बार बार अपनी दुआएं दे रहे हैं। इस युवक की बीमारी ठीक होने पर अस्पताल को बांग्लादेश से भी दुआओं का दौर जारी है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये युवक बांग्लादेश का निवासी है। युवक का नाम हसन जमा है, जो बांग्लादेश के नौगांव जिले का रहने वाले हैं। इस युवक को 2019 में मिर्गी का झटका आया, जिसके बाद बांग्लादेश के अस्पताल में उसकी जांच हुई। जांच के बाद यह पता लगा कि इसके दिमाग के दाहिने हिस्से में एक खून का बड़ा सा गुच्छा है, जो उसके मिर्गी के दौरान झटके देता है। इस बीमारी का इलाज बांग्लादेश में संभव नहीं था। युवक ने अपने रिश्तेदारों के माध्यम से पता लगाते हुए अपने पासपोर्ट के जरिए इंडिया के चेन्नई शहर पहुंचा। उस शहर के एक अस्पताल में भारी भरकम पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा गया, जो उसके लिए संभव नहीं था। उसने एक बलिया जिले के रहने वाले अपने पारिवारिक मित्र के माध्यम से संपर्क किया, जिसने उसे आजमगढ़ के लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पहुंचाया। उसने पूरी प्रक्रिया को समझा और हॉस्पिटल के खर्चे से संतुष्ट होकर वह वापस बांग्लादेश चला गया। कुछ दिनों बाद अपने वीजा के माध्यम से वह पुनः अपनी पूरी व्यवस्था के साथ लाइफलाइन हॉस्पिटल आया, जहां उसे 8 सितंबर 2022 को भर्ती किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर अनूप कुमार सिंह के अनुसार युवक को ब्रेन की बीमारियों में जटिलतम बीमारी। कुछ दिनों के बाद हसन जमा पुनः अपनी पूरी व्यवस्था के साथ लाइफलाइन हॉस्पिटल आया, जहां उसे 8 सितंबर 2022 को भर्ती किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर अनूप कुमार सिंह के अनुसार युवक को ब्रेन की बीमारियों में जटिलतम बीमारियों में से एक आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन नामक बीमारी होने के नाते लाइफलाइन हॉस्पिटल सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह
और न्यूरो की पूरी सर्जिकल टीम, न्यूरो डॉक्टर आकाश कुमार एवं डॉक्टर असवर पूरी तैयारी के साथ जुटे और लगभग 14 घंटे तक लगातार ऑपरेशन किया। 10 सितंबर 2022 को पूरी टीम ने सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हम आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाते हैं जिसकी पूरी जानकारी प्रख्यात सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह दे रहे हैं। आप चित्र में दाहिने साइड में जो हिस्सा देख रहे हैं वह ब्रेन का सही हिस्सा है और बाईं साइड में जो आप देख रहे हैं तमाम नसों के गुच्छे बने हुए हैं, यह वह हिस्सा है जो आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन नामक बीमारी से ग्रसित है। डॉक्टरों की टीम ने इस गुच्छे की पूरी सफाई कर उसे सामान्य ब्रेन की तरह बना दिया, जिससे हुसैन जमा अब अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रख्यात न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि न्यूरो के क्षेत्र में जब से लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर खुला तब से हजारों ऑपरेशन हुए और 7-8 बहुत जटिल ऑपरेशन हुए, लेकिन अब तक के जितने भी ऑपरेशन हुए यह ऑपरेशन अपनी तरह का सबसे जटिल ऑपरेशन था, जो डॉक्टर अनूप और उनकी टीम के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश निवासी हसुजमा नाम के इन व्यक्ति का ऑपरेशन आज होने के बाद आज ये डिस्चार्ज हो रहे हैं और इनके साथ बिल्कुल एक इनकी जो बीमारी थी वो लाखों में किसी एक व्यक्ति को होती है। ब्रेन के दाहिने हिस्से में काफ़ी बड़ा खून की नस का गुच्छा था जिसे आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन कहते हैं। नॉर्मल खून की नसें जो ब्रेन के अंदर खून का संचार करती हैं, कभी कभार वो इस तरीके के एक ऐसा गुच्छा बना देती हैं कि उसके कारण पेशेंट को झटके और ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियां होने का खतरा पैदा हो जाता है। इन्हें आज से 3 वर्ष पहले एक मिर्गी का झटका आया, जिसमें जांच के उपरांत पता चला कि इनके ब्रेन में खून की नस का गुच्छा है। इस ऑपरेशन में, जिसका इलाज ऑपरेशन था, ये इतना बड़ा गुच्छा था कि इसको अन्य विधाओं से ठीक करना संभव नहीं था। लेकिन ऑपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वही खून की नसें नॉर्मल दिमाग को भी सप्लाई कर रही थी और वही खून की नसें इस गुच्छे को भी सप्लाई कर रही थी। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच को डिस्टिंग्विश करना और पेशेंट को सुरक्षित रखते हुए इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस ऑपरेशन के पीछे एक लंबी चौड़ी तैयारी की गई और उसके बाद एक 14 घंटे चले इस ऑपरेशन में, जिसमें बहुत ही सावधानी से उन खून की नसों को जो इस गुच्छे के अंदर जा रही थी उन्हें सेक्रीफाइस करते हुए उन नसों को जो कि नॉर्मल ब्रेन को सप्लाई कर रही थी बचाते हुए इस ऑपरेशन को किया गया। 14 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट को अगले दिन होश में लाया गया और वो पूरी तरीके से स्वस्थ था। उसे किसी तरीके का कोई लकवा या किसी तरीके की कोई और समस्या नहीं होने पाई। ये ऑपरेशन न्यूरोसर्जरी के सबसे जटिलतम और सबसे खतरनाक ऑपरेशन में से एक माना जाता है, जिसको आज हसन जमा के परिवार के भरोसे और ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने पूरी सुरक्षा से अंजाम दिया। डॉक्टर, बीमारी का क्या नाम है और उनको बांग्लादेश में जैसे रहने वाले हैं तो वहाँ के अलावा इंडिया में कहाँ ये दिखा दीजिए। इस बीमारी का वैज्ञानिक नाम जो है राइट टेम्पोरोपेराइटो ऑक्सीपिटल आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन। ये इस बीमारी की जानकारी के बाद इन्होंने बांग्लादेश के बड़े शहरों, ये नौगांव के रहने वाले हैं, इन्होंने वहाँ पे भी अपने ढाका और जगह जगह कंसल्ट किया और फिर ये अपने देश में इन्होंने चेन्नई, मुंबई जैसे सेंटर्स पे, वहाँ के लीडिंग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी इन्होंने इस बीमारी के संदर्भ में वहाँ पे डॉक्टरों से विचार विमर्श किया। तो आपके कैरियर में अभी तक ये कौन सा ऑपरेशन है, किससे पहले आप कितने कर चुके हैं और कितना चैलेंजिंग रहा है, ये सबसे अलग रहा है? ये जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये बीमारी बहुत ही अनकॉमन है। बड़ा अंतर ये था क्योंकि ये बहुत बड़ा गुच्छा था, बाकी इसकी तुलना में इतने बड़े नहीं थे जितना ये था, और इसके अंदर जा रही खून की नसें बाकियों से बिल्कुल अलग इस मायने में थी क्योंकि वो नॉर्मल दिमाग के बड़े हिस्से को सप्लाई कर रही थी। तो एक बेहद खतरनाक पहलू ये था कि पेशेंट को ऑपरेशन के किसी भी क्षण में लकवा और ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता था। तो ऑपरेशन के समय क्या क्या दिक्कत आई? जैसे आपने बताया कि ये नस वहाँ सब कुछ फट गई थी, क्या हो गया था? इस ऑपरेशन में चूंकि नसें इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूटेड थी, चारों तरफ पर से नीचे से हर तरफ से गुच्छे नसें इसमें जा रही थी। तो ऐसे में इस ऑपरेशन में हम लोग का एक मुख्य स्टेप होता है कि सबसे पहले इसको खून देने वाली नसों को हम लोग ब्लॉक करते हैं और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि इससे जो खून निकलने वाली नस होती है उसको हम लोग लास्ट में ब्लॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जटिलता ये थी
कि जो खून निकलने वाली नसें थी वो कई तरफ फैली हुई थी। नतीजा वो आमतौर पे सिर्फ एक तरफ होती है, लेकिन इतने बड़े गुच्छे के कारण इसकी नसें ऊपर की तरफ भी जा रही थी और नीचे की तरफ भी जा रही थी। तो एक चारों तरफ से ट्यूमर टेंट हो चुका था, हम चारों तरफ से डिसेक्ट कर चुके थे, लेकिन लास्ट स्टेप हम इसीलिए नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे क्योंकि अगर उसमें से किसी भी एक ड्रेनिंग चैनल को हम काटते तो ये फूल के फटता। लेकिन जब लास्ट में हमने ये पाया कि बिना इस रिस्क को उठाए इस लीजन को पूरी तरीके से निकालना संभव नहीं है, तो एक लास्ट स्टेप के रूप में फिर हमने उस स्टेप को करना पड़ा। और जैसे ही हमने एक मेजर ड्रेनिंग चैनल को सेक्रीफाइस किया, जो इसका एक मुख्य पार्ट रहता है, वो पूरी तरीके से फूल करके चारों तरफ से फटने लगा। थोड़ी सी ब्लीडिंग वहाँ पे उस समय स्टार्ट हुई और जो कि काफ़ी तेज ब्लीडिंग थी। और उसके बाद न्यूरोसर्जरी का एक सबसे खतरनाक पहलू जिसको कहते हैं हम लोग कमांडो रिसेक्शन, इसका नाम ही इस प्रोसीजर का हो जाता है उसके बाद कमांडो रिसेक्शन, क्योंकि फिर आपको पूरी तरीके से कमांडो की तरीके से इस लीजन को एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो एक लास्ट एफर्ट जो इसका था, इसका एक लास्ट स्टेप जो इस ट्यूमर का था, 12 घंटे बाद फिर मुझे उस ऑपरेशन को कमांडो रिसेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा। और कमांडो रिसेक्शन के बाद हमने पूरी तरीके से ब्लीडिंग रोकी और उसके बाद फिर हमने जब रिसेट करने के बाद देखा तो हमने पाया कि सारी ब्लीडिंग रुक चुकी थी, सारी खून की नसें जिन्हें हम बचाना चाह रहे थे हम बचा चुके थे और हम ट्यूमर को पूरी तरीके से एक्सरसाइज कर चुके थे। कितना टाइम लगा इसको पूरा? इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से संपादित करने में लगभग 14 घंटे का समय लगा, जिसमें 2 घंटे की सर्जरी और लगभग 12 घंटे का सर्जिकल टाइम था। 2 घंटे की एनेस्थीसिया और 12 घंटे का एक सर्जिकल टाइम था। आज 6ठा दिन है, ये पेशेंट पूरी तरीके से नॉर्मल है और आज घर जा रहा है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हसन जमा और उनके परिजनों ने बेहद खुशी जताई। इस बारे में उन्होंने और क्या क्या कहा, आप सुनिए उनकी बात। सेम डे जो है ऑपरेशन किया और 2.5 महीना करीब करीब हम इस हॉस्पिटल में रहे और कामयाब रहा, सक्सेस रहा। 2 बार ऑपरेट किया, तीसरी दफ़ा उसको सेटअप किया उन्होंने, जो भी हिस्सा उन्होंने निकाला था। और उसके बाद कम्प्लीटली 4 साल तक दवा के लिए बोले थे, वो सही हो गए। फिर ये लोग हम उन्हीं के रिलेटिव है। हाँ, और ये लोग चेन्नई चले गए थे और चेन्नई में खर्चा जब सुना इन लोगों ने और कोई अपना नहीं था वहाँ पे, जिसके वजह से फिर इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि आप कलकत्ता चले आओ बाई फ्लाइट। तो बाई फ्लाइट ये लोग कलकत्ता चले आए और जो 1 महीना पहले की बात है। और फिर वहाँ से हमारे पास आए लोग, हम ले करके फिर डॉक्टर साहब के आए तो सारी बातें बताई है डॉक्टर साहब। और इन्होंने कहा कि एक टाइम अपना ये बना लीजिए, फिर हमसे कंसल्ट करके आइएगा। और 2.5 से 3.5 लाख रुपए के अंदर इन्होंने सारे पूरी चार्जर यानी रहना और दवा और जितने भी है, एक चार्जर इन्होंने बताया कि 2.5 से 3.5 लाख रुपये। और एक बड़ी कामयाबी मिली, जबकि बहुत रेयर मामले थे। जिस हिसाब से ये था मामला, अब आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं सर। और सबसे बड़ी ये बात है कि एक गुडविल मिला। हमारे दरवाजे पर लोग आए थे, कहीं कोई भाई ऐसी ना हो कि एक खुशखबरी जो थी, एक अच्छा मैसेज जाए, और वो हुआ। का कहाँ से आए? ये नौगांव बांग्लादेश से आए हैं। क्या है? हसनुज्जमा नाम है। पूरा बताइए। हसनुज्जमा। जब बोलेंगे रेडी कर अभी एक ঠিক আছে 2019 সালে অক্টোবরের 4 তারিখে আমার এই ঝাটকা বলে খিচুনি বাংলাদেশের ডাক্তার দেখায়, মানে এমআরআই করে আপনার ধরা পড়ে ইভিএফ। ওখান থেকে ঢাকাতে যাই, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, ওখানে ডাক্তার দেখায়, ওখানে ওই একই। পরে ওরা ওখানে বলে যে অপারেশন করতে হবে। বাংলাদেশের ডাক্তার বলছিল যে এখানে না করাটাই ভালো, কারণ আমাদের এখানে অত প্রশিক্ষিত ডাক্তার বা ইনস্ট্রুমেন্ট নাই। তাই সিদ্ধান্ত নেই যে ইন্ডিয়াতে আসব। তো প্রথমে যাই চেন্নাই, MGM হাসপাতাল, চেন্নাই। তো ওখানে যাওয়ার পর এনজিওগ্রাম করার পর মানে মনের ভিতরে একটা কেমন যেন একটা আসে, মানে ওদের
আচরণটা খুব একটা যে ভালো লাগলো না, মানে টাকা পয়সা একবার বললে এনজিওগ্রামেই ভালো হয়ে যাবে, 3বার বা 4বার করলে ভালো হয়ে যাবে, পরে বললো যে অপারেশন করতে হবে, টাকা লাগবে অনেক, 9 লাখ টাকা ইন্ডিয়ান রুপি, 9 লাখ। अच्छा अभी তখন कोई আমার बोली कि এখানে यहाँ पे आए इनका इलाज हो गया अब कैसा लग रहा है इनको? চিকিৎসা করছিল, सब ওর फालतू बोलने के लिए চিকিৎসা সম্পর্কে খুব শোনার পরে আমার একটা ইয়ে হলো যে আমি আজমগড়েই আমার এই বিআইয়ের সঙ্গে এখানে আসলাম ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে। ও এখানে এখন বর্তমানে ইনশাল্লাহ ভালো আছে চিকিৎসা করে। ठीक ठीक आप जरा बोल दीजिए तो आवाज़ तेज मेरा नाम नौशीन है, मैं इनकी डॉटर इन लॉ हूँ। तो पहले इन्हें 20 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। हमने जितने भी डॉक्टर्स दिखाए सब ने माइग्रेन के ही इलाज किए। फिर 2019 के अक्टूबर की 5 तारीख को इन्हें झटका आया, तो फिर हम इन्हें ले गए। फिर वहाँ पर MRI करने के बाद पता चला कि AVM का प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन चल रही थी। फिर 2021 में हमने फिर से MRI करवाया, तो पता चला कि ये बढ़ रहा है। तो हमारे वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द ऑपरेट कर लेना अच्छा है, पर हमारे बांग्लादेश में इतने अच्छे डॉक्टर या ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हैं, तो इंडिया जाना बेटर रहेगा। तो पहले मेरे पापा इनको साथ लेकर चेन्नई गए, तो चेन्नई जाने के बाद वहाँ खर्चा थोड़ा ज़्यादा था। वो लोग बता रहे थे कि तकरीबन 9 लाख तक खर्चा होगा। तो फिर हम यहाँ आए और यहाँ ऑपरेट किया अनूप सर ने। अब वो बिल्कुल ठीक है, ठीक से चल फिर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। यहाँ कितना खर्च लगा ये तो नहीं मेरे पापा बता पाएंगे, वो सब। ये कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश से इंडिया में आने के कानूनी कार्रवाई है, वैधानिक हाँ, वो दिक्कतें हम हैं, पासपोर्ट उसको वीज़ा आप सब कर ही आए हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा ऑपरेशन के बाद किसी तरह की कोई कॉन्सिक्वेंसेस बोलने में तकलीफ चल रही है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अब ठीक है, ठीक बिल्कुल ठीक है।